हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीईटी नीट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं थोड़ा हल्का, और ज़्यादातर तो ये फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? फार्मूला फिजिक्स के। तो 11th एंड 12th के दोनों इसमें चैप्टर के फार्मूला हैं। तो आप लोग क्या करिए, पूरा लास्ट तक वीडियो को रिवाइज करिए। 102 बार रिवाइज करिए या एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। और फार्मूला बेस पे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के लिए आप अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और या फिर सीपी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। 100% फिजिक्स की एक सीरीज़ में करने जा रहा हूं और आपका 100% फिजिक्स उसमें हो जाएगा। और आप थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट करते रहें। फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगर मैं एक चीज़ बता दूं, आप सीपी नेट अगर देने जा रहे हैं या फिर आप देने जा रहे हैं या आपको देना है केजीएमयू, तो सीपी नेट में जानते हैं फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्टूडेंट नीट प्रिपरेशन करता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, वही काफ़ी स्टूडेंट अगर यहाँ देखते हैं अच्छी रैंक मारते हैं, वही स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तभी तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फिजिक्स का लेवल थोड़ा डाउन करता है, काफ़ी फिजिक्स का लेवल डाउन करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स फार्मूला टाइप। जैसे देखिए, इसमें देखिए फंडामेंटल कुछ यूनिट दी गई है। यूनिट तो आपको पता होना चाहिए। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। सिंबल इसका ये होता है, मास किलोग्राम, केजी सिंबल होता है। ये टाइम का अगर एसआई यूनिट सेकंड होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? सेकंड को एस से लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देख लीजिए, एम्पियर ए से लिखते हैं। टेम्परेचर को केल्विन एसआई यूनिट होती है और इसका जो सिंबल होता है केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है कैंडिला होता है और इसको सीडी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं, और मोल को अगर सिंबल से डिनोट करना है तो MOL लिख देते हैं। तो ये सब देख लीजिए। पेन एंगल क्या होता है? पेन एंगल का एसआई, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है। इसको सिंबल से R से शो करते हैं। और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन कहते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है, इसका SR होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए ये देखिए सेंटी को 10 के पावर -2, मिलीमीटर को 10 के पावर -3, माइक्रोमीटर 10 के पावर -6, नैनो को -9, पीको को 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -12 पीको को कहते हैं। और किलोग्राम को 10 के पावर 3 और मेगा को 10 के पावर 6। तो ये सब यूनिट आपको पता होना चाहिए, तब आप आसानी होता है थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे देखिए, ये फार्मूला आप एकदम अच्छे से रट सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन आता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इस फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर रखिएगा और टोटल टाइम टेकन जितना लगेगा नीचे रखिएगा, आपका तुरंत आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। एवरेज एक्सीलरेशन देख लीजिए। एवरेज एक्सीलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल जितनी वेलोसिटी होगी और टोटल टाइम डिफरेंस रखेंगे तो तुरंत आपका हो जाएगा। ये सब चीज़ आप एकदम अच्छे से देख लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट ये कभी पूछ सकता है या पूछता भी है, और कभी तो फार्मूला ही पूछ लेता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो T इक्वल टू क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन g होता है। तो ये देखिए, ये आप कौन सा, ये फार्मूला एकदम रट लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब ये देख लीजिए मैक्सिमम हाइट का, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हाइट पूछता है तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू H इक्वल टू E स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और अपान में 2g होता है। अपान में क्या जाएगा? g नहीं जाएगा, 2g जाएगा। एकदम सेम यहाँ पे जो 2 थीटा ऊपर था, यहाँ पे 2g नीचे हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये फार्मूला, ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला देख लीजिए और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। ये देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट टू आइस, ये मैक्सिमम रेंज डाउन द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन। ये मैक्सिमम रेंज होता है जब अप द इंक्लाइन, जब ऊपर जाता है तो E² G1 प्लस
साइन बीटा ये हो जाता है, और अगर डाउन करता है तो ये फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होता है, डाउन में माइनस लगाइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देख लेंगे फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देख लीजिए एफ बी फोर्स ऑन, मतलब आप न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन था। अगर आप मान लीजिए किसी को आप धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए ए को आप धक्का दे रहे हैं, तो ये ए जो है तुम्हारे ऊपर भी फोर्स लगाता है, तो यही था। ये देख लीजिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये एक्शन रिएक्शन वाला था। और सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ ये देख लीजिए एफ बराबर डी पी बाई डी टी या एफ बराबर एम में, ये सेकंड लॉ था। एफ बराबर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये फार्मूला था क्या, न्यूटन्स का सेकंड लॉ था। तो ये चीज़ हो जाएगा, ये सब मैंने काफ़ी वीडियो में करा भी दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्स फ्रिक्शन। फोर्स इज टू टाइप, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। काइनेटिक फ्रिक्शन का ये फार्मूला दिया गया है म्यू के एन, तो ये चीज़ हो जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू के इज कॉल्ड द कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन। ये म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इज वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस कांस्टेंट। तो ये चीज़ हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का ये फार्मूला हो गया। ये देख लीजिए म्यू एस कैपिटल एन, तो ये सब चीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर। पावर का क्या होता है, वर्क डन बाई टी होता है, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय एजेंट गिवन बाय द, तो ये फार्मूला आप रख सकते हैं। पावर इक्वल टू, ये देखिए ये फार्मूला, या फिर पावर इक्वल टू एफ इंटू बी, ये फार्मूला रख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है और ये डिफरेंशिएट के फॉर्म में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब कंप्लीट देखेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ एवरेज वेलोसिटी वाला देख लीजिएगा फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी बार पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। ये भी आप लोग रट लीजिए कि हालो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। हालो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का दोनों आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 2/5 mr² और यहाँ पे 2/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हालो स्फीयर का आ जाएगा, और सेम दोनों में है। तो हालो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का हो गया, ये देख लीजिएगा। रिंग का भी आप लोग यहीं पे देख लीजिए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। नेक्स्ट हालो सिलेंडर का भी देख सकते हैं, mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट सॉलिड सिलेंडर का भी देख लीजिए, mr²/2 होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अब पता नहीं इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। टार्क इक्वल टू क्या होता है, R इंटू एफ होता है। R ये दिया गया है और एफ ये दिया गया है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, टार्क जो होता है R इंटू एफ होता है, लाइन ऑफ एक्शन फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम लोग ये देख लिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग को क्या देखना है। ये देख लीजिए SHM देख लीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन से देख लीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2π/t, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf डायरेक्ट, ये भी होता है, ये देख लीजिए दिया है। टाइम पीरियड देख लीजिए, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/, ये देख लीजिए आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, या फिर ये दोनों फार्मूला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए, ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv², ये भी एकदम रटा होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² होता है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नोन एज रिड्यूज मास सिंपल पेंडुलम। ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ये देख लीजिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, t इक्वल टू 2π रूट में L/g, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में कंपाउंड पेंडुलम का फिजिकल पेंडुलम, ये देख लीजिए कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल टू 2πI/mgl, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे ये देख लीजिए एक पेंडुलम और है, टॉर्सियोनल पेंडुलम।
टॉर्सियनल पेंडुलम का देख लीजिए टाइम पीरियड 2=2πI/c। c क्या है? टॉर्सियनल कांस्टेंट होता है, टॉर्सियनल कांस्टेंट। और ये देख लीजिए डैम्पिंग फोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन वेव मोशन का देख लीजिए, फेज ऑफ वेव देख लीजिए, फेज ऑफ वेव, पावर ट्रांजिशन, ये सब ज़्यादा टफ हो जाएगा ना अगर सभी देखेंगे तो। ये चीज़ है, आपको तो वैसे भी टफ लग ही रहा होगा, तो टफ लगेगा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा मोड़ा आता होगा तो कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से एक दो चार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट पूछता है कि मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है, और डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, इंपॉर्टेंट है। और पॉली एटॉमिक का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो 6 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये देख लीजिए मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो ये देख लीजिए टोटल इंटरनल एनर्जी का फार्मूला देख लीजिए F/2 nRT, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वर्क डन देख लीजिए आइसोथर्मल पोजीशन में कितना होगा, वर्क डन 2.303 nRT log 10 B फाइनल अपॉन B इनिशियल, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में स्पेसिफिक हीट का फार्मूला देख लीजिए, ये देख लीजिए F/2 × R हो जाएगा। ये देख लीजिए मोनोएटॉमिक गैस ये दिया है, फॉर ट्राइएटॉमिक जनरल ये देख लीजिए मेयर्स इक्वेशन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मेयर्स इक्वेशन फार्मूला बताइए आइडियल गैस के लिए ओनली, तो Cp - Cv = R, ऐसे भी लिख सकते हैं R = Cp - Cv, तो ये हो जाएगा मेयर्स इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हीट इंजन। हीट इंजन देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफिशियंसी पूछ लेता है कि हीट इंजन का इफिशियंसी निकालिए, तो इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क डन बाय द इंजन, इसका कुछ वैल्यू दिया होगा वर्क डन बाय द इंजन का, और हीट सप्लाइड इट, जितना हीट सप्लाई किया जाता है हीट इंजन को वो दोनों रखेंगे। वर्क डन बाय द इंजन, इंजन जितना वर्क करेगा वो एनर्जी ऊपर रखेंगे, और हीट सप्लाइड जितना उसको एनर्जी दिया जाता है ऊपर नीचे रखेंगे हीट, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका इफिशियंसी आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट, ये देख लिए। इंट्रॉपी भी आपका, इंट्रॉपी का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, DS इसको इंट्रॉपी कहते हैं, इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम, चेंज इंट्रॉपी = चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये Q/T, ये हो जाएगा। ये देख लीजिए इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन क्या हो जाएगा, आप थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन में भी पूछ सकता है कि ये जो इफिशियंसी होता है कि का फार्मूला पूछ सकता है या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इफिशियंसी 1 - T2/T1, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट परफॉर्मेंस डायरेक्ट पूछता है, तो Q2/W आप लगाएंगे कोफिशिएंट परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट ये देखिए टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, तो लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर होते हैं ये सब, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, किरचॉफ्स लॉ देख लीजिए, किरचॉफ्स लॉ, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है ये देख लीजिए, Lm.T = B, तो ये हो जाएगा आपका, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। स्टीफन बोल्टमैन्स लॉ, ये भी देख लीजिए, स्टीफन बोल्टमैन्स लॉ का σT⁴ होता है, ये स्टीफन बोल्टमैन्स लॉ का डायरेक्ट ये आप वैल्यू भी याद रख लीजिए, 5.67 × 10⁻⁻8 Wm², केल्विन के पावर 4, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट पूछ सकता है स्टीफन बोल्टमैन लॉ का जो वैल्यू होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख लीजिए, ये हटाइए। नेक्स्ट पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ देख लेते हैं। कूलम्ब्स फोर्स = F × 1/4πε0 Q1 Q2/R³, ये भी फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देख लीजिए। फ्लक्स गैस लॉ, ये देख लीजिए, गैस लॉ फार्मूला देख लीजिएगा, ये EdS ED∆S डिफरेंस दिया गया है, तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस के लिए है।
नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला कुछ देख लेते हैं। ये देखिए करंट डेंसिटी का फार्मूला देख लीजिए, DL/ds डॉट इंटू एन, या फिर आई, ये देखिए ये ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, ओम्स लॉ, आर ओम्स देख लीजिए, ओम्स ऐसे ही लिखा जाता है, ये ओम्स हो जाता है, और इसको ओम्स ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में भी लिखते हैं। और ये क्या होता है, ये OHM ओम्स मीटर, ये दोनों लिखा गया है ओम्स मीटर, आल्सो कॉल्ड साइमन। ये देख लीजिए ओम्स मीटर, ओम्स मीटर को क्या कहते हैं, साइमन भी कहते हैं। ये देख लीजिए ये साइमन का फार्मूला है, ये साइमन का सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे इनवर्स या फिर इनवर्स, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर में देख लीजिए नेक्स्ट में हम लोग क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये देख लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन, किरचॉफ करंट लॉ को जंक्शन लॉ कहते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप लॉ कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस सीरीज, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। ये देख लीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस पूछता है और उसका पोटेंशियल पूछता है कि कितना होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। आप फार्मूला, आप डायरेक्ट ये फार्मूला रेजिस्टेंस पूछता है तो R1 रेजिस्टेंस पूछता है, और जैसे मान लीजिए ऐसे लगाता है ना, ये देख लीजिए ऐसे करके फिर ऐसे या फिर फॉर्म में दिया रहता है। अब ये सीरीज में आपके लगे हैं और रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो R1 कर दीजिए, R+2 कर देंगे और R3 करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए रहेगा यहाँ पे, और R3 की वैल्यू कुछ दिए रहेगी, आप डायरेक्ट रखेंगे तो R निकल जाएगा। और पैरेलल में अगर दिया रहेगा ऐसे करके, ऐसे कभी कभी दिया रहता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। इसमें R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, R3, ये पैरेलल फॉर्म में है और रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये देख लीजिए 1/R1 इक्वल टू 1/R, यहाँ पे इक्विवेलेंट है। अब यहाँ R1 हो गया और 1/R2 वैल्यू हो गई प्लस 1/R3। अब यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा यहाँ रखेंगे और फाइनल करेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर ये जो ऊपर जाएगा तो इसी हिसाब से आप ये सॉल्व करेंगे। मैंने काफ़ी क्वेश्चन या ऐसे सब क्वेश्चन कराए हैं। व्हाइट स्टोन ब्रिज वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू, यहाँ पे R की वैल्यू, ये फिर आपका रेजिस्टेंस दोनों हो जाएगा, इधर वाला जोड़ सकते हैं, फिर पैरेलल रेजिस्टेंस करके निकाल लेंगे सीरीज में। तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमीटर देख लीजिए, अमीटर क्या होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो अमीटर का आपका मैक्सिमम करंट ये सब पूछा गया है। वोल्ट मीटर पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्ट मीटर कहाँ यूज किया जाता है, तो हाई रेजिस्टेंस पुट सीरीज गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियोमीटर को, वोल्ट मीटर को क्या, वोल्ट मीटर को किसको पूछा गया था, वोल्ट मीटर को किसके मेजर, किसको मापने के लिए यूज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा ही गया था। और कभी कभी ये देख लीजिए नेक्स्ट में पोटेंशियोमीटर आ गया। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पोटेंशियोमीटर को क्या चीज़ मापने के लिए यूज करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर को EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापने के लिए यूज किया जाता है। EMF इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो ये चीज़ हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये किस पे डिपेंड होता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे ये बेस्ड होता है। I = 0, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और पोटेंशियल, ये वोल्ट मीटर किस पे बेस्ड होता है, करंट, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ये फार्मूला यहीं पे आप लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार EMF पूछा गया था, एक बार बैलेंस लेंथ ही पूछ लिया गया था, किसमें, इसी में एक बार बैलेंस लेंथ पूछा गया था कि पोटेंशियोमीटर में बैलेंस लेंथ कितना होता है, तो B/L कर देंगे। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं, ये देख लीजिए फाइंड करंट रेजिस्टेंस, ये करंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। और मीटर ब्रिज, ये देख लीजिए मीटर ब्रिज वाला, ये देख लीजिएगा, ये भी मीटर ब्रिज वाला है। मीटर ब्रिज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज को यूज किया जाता है किसको मापने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस को
मापने के लिए मीटर ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अब अननोन रेजिस्टेंस कैसे आप निकालेंगे, इसका फार्मूला भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए ये फार्मूला आप कर सकते हैं, 100 माइनस यल अपान यल, 100 माइनस यल अपान यल इंटू आर। जो एक आर रखेंगे ये नोन होगा, मतलब ये पता होगा, ये वैल्यू दी रहेगी, इसका लेंथ की वैल्यू दिया रहेगा, आप फार्मूले में रखेंगे, डायरेक्ट आपका रेजिस्टेंस अननोन आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं मीटर ब्रिज से, तो ये चीज़ हो जाएगा। ये नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देख लीजिए, कैपेसिटेंस देख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी हाफ, ये सब दिया गया है, पैरेलल प्लेट में दिया गया है। तो पैरेलल प्लेट में आपका जो उसके रेजिस्टेंस वाला होता है उसी का ये उल्टा होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन कनेक्शन टू चार्ज कैपेसिटर, ये देख लीजिए, कनेक्शन करके अभी हम दिखा रहे हैं कि कैपेसिटर का केस। ये देख लीजिए, कैपेसिटर यहाँ लगाया गया है, ये किस फॉर्म में लगाया गया है, ये आपका सीरीज फॉर्म में लगाया गया है। तो हम बताए थे रेजिस्टेंस में सीरीज में, तो सीरीज में ऐसे बताए थे रेजिस्टेंस के केस में R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ में सीरीज पे उसका उल्टा हो जाता है कैपेसिटर में। ये देख लीजिए 1/C1, ये फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये सीरीज के केस में होता है। और पैरेलल के केस में, कैपेसिटर के केस में ये देख लीजिए पैरेलल के फॉर्म में लगा है, तो ये सीरीज का जस्ट अपोजिट ही होता है। काफ़ी स्टूडेंट जान रहे होंगे जो वीडियो मेरे देखते रहे होंगे, और नहीं देखे भी होंगे तो अब जान गए होंगे। तो ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ, अच्छे से क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज या करंट। तो ये देख लीजिए, बायो सेवर्ट लॉ देख लीजिए, ये फार्मूला है, आप अच्छे से देख लीजिए, dB म्यू नॉट I अपान 4 पाई DL इंटू R अपान R क्यूब, ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए है, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ एम्पियर्स लॉ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये इंटीग्रल फॉर्म में दिया गया है, BDL म्यू नॉट I, ये भी देख लीजिएगा, एम्पियर्स लॉ है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप टाउ M इंटू V, ये देख लीजिए। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लीजिए, फैराडे लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज फाई इंटू इंटीग्रल फॉर्म में BDS, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दिया गया d∅ अपॉन dt। लेंज लॉ, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया, मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि लेंज लॉ किस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी आप याद होना चाहिए, लेंज लॉ एनर्जी के बेस पे। नेक्स्ट इंड्यूज, ये देखिए, नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखेंगे। ये देखिए स्फेरिकल मिरर का ये आप लोग फार्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, 1/f या 2/r 1b, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/f b प्लस 1 अपान म्यू, ये फार्मूला हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। लेटरल मैग्नीफिकेशन, कभी कभी ये लेटरल मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट दे सकता है फार्मूला। नेक्स्ट में ये सब जितना मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। CP नेट में तो नहीं पूछे गए हैं, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो मैं गोला कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि CP नेट में सब पूछे गए हैं, लेकिन अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप एक बार देखे रहेंगे तो थोड़ा दिमाग वहाँ चलेगा। जैसे ये देख लीजिए काउची फार्मूला भी पूछा गया है, n लेमडा इक्वल टू A प्लस B अपान लेमडा स्क्वायर, ये फार्मूला देख लीजिएगा। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, काउची फार्मूला पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट में देखिए लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v अपान u, ये होता है कौन सा फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ये जो दिया गया है, ये देखिए लेंस मेकर फार्मूला। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, कॉम्बिनेशन अलग अलग लेंस कंबाइन किए जाएंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट में ऑप्टिकल सिंपल, ये देख लीजिए मैग्नीफाइड पावर हो जाएगा ये। नेक्स्ट में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, चलिए ये भी देख लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आप पहले तो यही याद कर सकते हैं कि वर्क फंक्शन मिनिमम किसका होता है, किसका वर्क फंक्शन जो होता है मिनिमम होता है वो CGM का होता है।
CS का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्क फंक्शन का फार्मूला ये है एच न्यू एच सी बाई लेमडा। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ, ये देखिए मोमेंट ऑफ वन फोटान एच अपान लेमडा, ये भी देख लीजिए। और ये फार्मूला तो एकदम रटा होना चाहिए एनर्जी का 12,400 अपान लेमडा। लेमडा किस में रखेंगे, एंगस्ट्रॉन में रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। ये भाई आप देख लीजिए ये चीज़ फार्मूला पूछता है कभी कभी की एनर्जी बताइए और फोटान वोटान करके दिया रहता है तो 12,400 और आपका लेमडा दिया रहेगा एंगस्ट्रॉन में, डायरेक्ट रखेंगे 12,400 से डिवाइड करेंगे तुरंत आंसर आ जाता है। नेक्स्ट में देख लीजिए डी ब्रागली वेवलेंथ, ये भी फार्मूला रटा होना चाहिए। डी ब्रागली वेवलेंथ से तो सीपी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फार्मूला, ये पूरा फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। कभी कभी लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी रखता है क्योंकि वहाँ मास और वेलोसिटी ये दोनों देता है। कभी कभी एच अपान पी मोमेंटम डायरेक्ट देता है, तो मोमेंटम अगर डायरेक्ट देगा तो पी रख देंगे, और पी बराबर एम बी होता ही है। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है, तो और एच अपान 2m के ई। तो ये सभी फार्मूले, ज़्यादातर यही फार्मूले उसमें शो किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, क्योंकि एम भी देता है क्वेश्चन में और बी भी देता है और एच भी देता है, तो एकदम रटा होना चाहिए। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे और ये फार्मूला देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन कंसिडर्ड 0.529 एंगस्ट्रॉन यानी स्क्वायर बाई जेड, जेड फिन डॉट एम बाई म्यू। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दोनों देख सकते हैं। स्क्वायर में दिया गया है, यहाँ प्लस है कंस्ट्रक्टिव में और डिस्ट्रक्टिव में माइनस है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम एम लेंथ, ये सब हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा एन मैक्सिमम डी बाई लेंथ। ग्रेविटेशन चलिए देख लेते हैं, ग्रेविटेशन डायरेक्ट आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लीजिए, एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फार्मूला क्या मतलब, इसका डायरेक्ट मान होता है किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से शो करते हैं, देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप रट लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वेक्टर फॉर्म में GM1 M2 अपान आर स्क्वायर, ये सब दिया गया है, तो ये सब चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये देख सकते हैं, ये दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आपका 7 टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट अगर फार्मूला रहेगा तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। और ये देख लीजिए किसकी वैल्यू दिया गया है, तो ये सब वैल्यू आप देख लीजिएगा, हटाइए इसको। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट केप्लर्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। केप्लर्स लॉ, ये लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया ये देख लीजिए, एरिया वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट अपॉन टाइम। नेक्स्ट केप्लर्स लॉ, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये फार्मूला देख लीजिएगा लॉ ऑफ पीरियड वाला। फ्लूइड सरफेस वाला देख लीजिए, यहाँ से क्या देखना है हमको, इक्वेशन कांस्टेंट बर्नौली थ्योरम, ये देख लीजिए बर्नौली थ्योरम वाला फार्मूला देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है पी अपान रो प्लस 1/2 बी स्क्वायर GH कांस्टेंट, ये चीज़ बर्नौली थ्योरम, यहाँ मोटा होता है यहाँ पतला, यहाँ से निकालते हैं, ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगी, तो बर्नौली थ्योरम हो जाएगा। टार्सेलियस थ्योरम, ये भी एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स। नेक्स्ट हम लोग यंग मॉडुलस वेलोसिटी, ये फार्मूला देख सकते हैं, y इक्वल टू एफ बाई ए DL बाई एल, या डायरेक्ट आप FL बाई ए DL, ये फार्मूला भी होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ये भी फार्मूला रट लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तो ज़्यादा हो जाता। अब इस समय लग रहा होगा कि यार कितना कैसे हम पढ़ेंगे, अरे पढ़ना नहीं है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा दिमाग में रहेगा तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, फार्मूला ही पूछ ले तो हो जाएगा। स्ट्रोक लॉ, जैसे ये देख लीजिए, स्ट्रोक लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू 6 पाई, ये क्या होता है, विस्कस ये फोर्स होता है, और आर इंटू वी, ये देख लीजिएगा, ये फार्मूला रट लीजिए। और टर्मिनल वेलोसिटी वाला, ये
टर्मिनल वेलोसिटी वाला पूछ सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वाला फार्मूला 2/n r² रो सिग्मा g/n। तो ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट में हम लोग इनसाइड डब्ल्यू इनसाइड द ड्रॉप ये सब हो जाएगा। साउंड वेव के रूप में स्पीड ऑफ साउंड ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लोज आर्गन पाइप ये देख लीजिए, क्लोज आर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी जो होता है B/4L या 3/4L या 5/4L। और यन क्या होता है, इसमें यन होता है ओवरटोन। तो ये डायरेक्ट फार्मूला अगर रखेंगे तो ये आपका फार्मूला सब निकल जाएगा। तो ये आप रट सकते हैं 2n+1/4L में n की वैल्यू जितना दिया रहेगा नोड वही आपका सही हो जाएगा। और ओपन आर्गन पाइप में 2L तो सेम रहेगा और क्लोज में ऐसे आप रट सकते हैं 2 3 4, यहाँ पे 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर रहेगा, ये जान लीजिए। ओपन आर्गन पाइप में यहाँ पे ऑड और इवन दोनों रहेगा। ऑड का मतलब होता है 3 और इवन का मतलब होता है 2। तो 3 के बाद 4 फिर इवन आएगा, फिर 5 ऑड आएगा। लेकिन इसमें 3 5 के बाद क्या जाएगा 7 जाएगा और 4 4 सेम रहेगा नीचे। तो क्लोज आर्गन पाइप में सिर्फ ओनली क्या रहेगा ऑड रहेगा, ये आप अच्छे से जानेंगे तो हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, इसमें ओपन आर्गन पाइप में और आपका ऑड भी आएगा और इवन सम और विषम दोनों आएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, ओपन आर्गन पाइप में दोनों आएगा क्योंकि ओपन होता है इसलिए, ऐसे याद करिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, ये देख लीजिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव और वेवलेंथ दिया गया है। रेडियो वेव का लेस देन 0.1 मीटर होता है और माइक्रोवेव का 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है और लाइट का 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर होता है। तो ये वेवलेंथ दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एक्सरे का देख लीजिए कितना होता है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, काफ़ी कम होता है। गामा रेज का लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर का तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था जब CP नेट हुआ था, तो सिग्निफिकेंट फिगर से मैंने वीडियो अच्छे से बनाया था और उसमें एग्जाम्पल सहित कराया था। तो अगर वो देख लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। मेटल का ये देख लीजिए कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस दिया गया है। पाई इक्वल टू 10⁻² से लेके 10⁻6 तक होता है। क्या होता है, ये आपका कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। और सेमीकंडक्टर का 10⁻5 से लेके 10⁻6 होता है। इंसुलेटर का 11 से 19 होता है। तो ये सब आप एक बार देख के चलिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के माध्यम से थ्योरी करा देंगे फिजिक्स के कुछ चैप्टर के, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और पॉइंट वाइज। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, फिजिक्स हो जाएगी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स तीनों साथ में तो चली रही है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आप चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे जितनी वीडियो हैं सब जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें और दिनों रात पढ़ाई करते रहें। सोएं कम, जागे, सोइए तो 6 से 7 घंटा अपना नींद पूरा फुल लीजिए, लेकिन 6-7 घंटे के बाद जो समय बचता है 18-19 घंटा, 18 घंटा मान लीजिए 15 घंटा तो आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। 15 घंटा में आपका 12 घंटा हो गया, 13 घंटा 14 घंटा, इतना तो आप अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए 10-12 दिन। अच्छे से खाइए, अच्छा चीज़ खाइए। खाने में क्या, अच्छा खूब बढ़िया खाना खाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मज़ा आएगा जब एनर्जी रहेगी शरीर में। और अभी तो पढ़ने की उम्र है, एकदम पूरा लगाइए, 10-10 घंटा 20-20 घंटा पढ़िए, जितना हो पाए एकदम दिनों रात एक करिए, हो जाएगा सिलेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक